economy. There was also mention of priority sector lending, including affordable housing, which is quite a positive for banks. But again, we need to study the fine print on this one as well. And I think the customs duty waiver for imported coal will help the power sector, because one of the issues for power has been coal supply, and the price of that coal when it's imported is pretty high. So I think those are some of the positives there. So equity markets, capital markets, infrastructure, the positives as against the negatives on service tax increase and excise increase. I think it was widely expected, the 2% hikes. However, when it happens, it hurts, and it certainly would suggest that it's not pro-growth, where industry is looking at a lifeline to actually improve and go back to an investment mode. And I think it's also significant to mention that the microfinance area, which is very important when you look at financial inclusion, is back on the agenda. The fact that the microfinance bill is back in focus, it's really been a shame that it has been languishing the way it is. And a little benefit into the self-help group area, again, is at least an important statement. And some investment in the skill development space. So the whole area of sustainable livelihoods, self-help groups, microfinance, getting a little attention there. And Aadhaar... तो दिल्ली में फिक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स बढ़ने से कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा हुई है, कहना है फिक्की का। इसके अलावा कुछ चीजें पॉजिटिव भी बजट के दौरान देखने को मिली। हम आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश कर दिया है। 2 लाख तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2 से 5 लाख पर 10% टैक्स की बात कही गई है आज के बजट में। इसके अलावा 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा विलासिता की जो चीजें हैं वो अब महंगी हो गई हैं, चाहे बात सोने की करें या डायमंड की। यानी सोना और डायमंड अगर आप लेना चाहते हैं अब थोड़ा सा आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें महंगी हो गई हैं। इसके अलावा टैक्स में 2 लाख तक की कमाई वालों को थोड़ी सी राहत दी गई है। उनको टैक्स नहीं चुकाना होगा जिनकी आय 2 लाख तक है, लेकिन 5 से 10 लाख आय वालों को 10% टैक्स चुकाना होगा। टैक्स सीमा हम आपको बता दें 1,80,000 से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दी गई है। यानी 2 लाख तक की जो कमाई है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2 से 5 लाख पर 10% टैक्स और 5 से 10 पर 20% तक का टैक्स देना होगा। और एक तरफ तो उन सेक्टर्स को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है जिससे भारत का मूलभूत ढांचा मजबूत होता है, और उसके साथ साथ जहां जहां रियायतें बनती हैं और एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में वित्त मंत्री ने उन रियायतों को भी देने की कोशिश की। महंगाई नहीं बढ़ेगी इससे? देखिए, बजट को ठीक तरह से अध्ययन करने के बाद उसके जो परिणाम है उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से विश्लेषण हो जाएगा। पर जहां तक मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि वित्त मंत्री ने एक जटिल अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति में एक बहुत ही सुलझा हुआ, एक बहुत ही संजीदा बजट। मनीष तिवारी की पहली प्रतिक्रिया बजट के बाद। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है, अर्थव्यवस्था की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए एक राहत देने की कोशिश की गई है। बजट के जरिए जो जटिल हालात हैं उनमें राहत देने की कोशिश की गई है, कहना है कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि इस पूरे बजट को अध्ययन करने की जरूरत है। हम आपको बता दें, आज बजट पेश हो गया है और इस बजट के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं मिलने का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए बजट की तो ये साफ तौर पर कहा गया था वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की तरफ से कि कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो बातें बजट में कही गई हैं वो हम एक एक कर आपको बताते हैं। हरित क्रांति के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है बजट में। इसके अलावा आयकर छूट सीमा की अगर बात की जाए तो टैक्स सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। यानी 2 लाख तक की जिनकी कमाई है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2 से 5 लाख तक
तक की आय वालों को 10% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर से आय जिनकी है उनको 30% तक टैक्स देने की बात कही गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी होगा। सीनियर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स नहीं होगा। यहां पर सीनियर सिटीजन को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, 2% तक बढ़ी है। सर्विस टैक्स में भी इजाफा किया गया है। लग्जरी सामान की अगर बात की जाए, लग्जरी सामान महंगा हो गया है। बाहर अगर आप खाना खाते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी महंगाई आपके लिए मुंह बाहे खड़ी हुई है। महंगा कर दिया है बाहर खाना। हवाई यात्रा की अगर बात की जाए, हवाई यात्रा महंगी हो गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, जो बजट में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है वो है कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र। इसके अलावा किसानों को भी राहत देने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें, और आइए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से निमिषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निमिषा, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अभी जिस तरह से बयान दिया, पहली प्रतिक्रिया दी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो परिस्थितियां हैं, जो जटिल हालात हैं, उनमें बजट के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए गायत्री, जिस तरीके से हमने पूरे बजट को देखा और जिस तरीके से जो सबसे पहली हमारी उम्मीदें थी कि जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि जो आयकर की सीमा है उसमें सरकार कुछ छूट दे। हालांकि सरकार ने थोड़ी बहुत राहत दी है, जो 180 थी उसको बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर हम जैसी महिलाओं को थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि अब स्लैब हमारा एक जैसा हो गया है और हमें हालांकि पहले से 10,000 रुपए की छूट तो मिली है, लेकिन जिस हम छूट की उम्मीद कर रहे थे पूरा कॉर्पोरेट जगत और पूरे अगर हम सैलरी क्लासेस की बात करें तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कम से कम अगर स्लैब समान होता है तो 3 लाख रुपए तक की हमें छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा भी है, जिस तरीके से आपने भी कहा, प्रणब मुखर्जी जब बजट पेश करने के लिए यहाँ पर आए संसद में तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 5 उनके सामने बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफिल करना है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट जो कुछ प्लान किया उसमें कुछ कड़े फैसले भी लिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सारे सेक्टर्स है, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें या फिर सर्विस सेक्टर की बात करें, तीनों सेक्टर के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहना चाहिए। तो इन तमाम बातों को रखा गया है बजट में। और इस बजट में क्या कुछ खास है, इस बजट का असर हमारे आपके ऊपर और आम लोगों के ऊपर क्या कुछ पड़ने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज रूम में। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आप सबसे उनका परिचय करा दें। सुनील रस्तोगी जी हैं हमारे साथ, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। कपिल गोयल जी हैं, ये भी आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और अर्चना रस्तोगी जी हैं, जो कि एक गृहिणी है और एक गृहिणी की नजर भी कहीं ना कहीं बजट पर होती है। सबसे पहले सुनील जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आज के बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, आज के बजट में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है अपरेंट तौर पर कि जो खास उत्साह बढ़ाने वाली हो। अभी जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है, जिसके लिए हम अभी प्लान कर रहे थे और सोच रहे थे और सबको उम्मीद थी कि कम से कम 3 लाख रुपए तो ये हो ही जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड भी अभी जैसे कि मुखर्जी दा ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स कोड भी लागू करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये बड़ा वेलकम स्टेप होता अगर जो 3 लाख कर देते। लेकिन यहाँ पर बड़ी निराशा हुई है कि 3 लाख किया नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे इनकम टैक्स में जो इन्होंने बदलाव किए हैं वो भी अभी खास तौर पे कोई वेलकम वाली बात उसमें नजर नहीं आ रही है। कुछ इन्होंने जो आम कारोबारियों को राहत दी है टैक्स ऑडिट में, जो 60 लाख से लिमिट बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दी है, ये थोड़ा सा कारोबारियों के लिए राहत जरूर है कि उनको अब टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा। तो ये जरूर अच्छा है। लेकिन और इसके अलावा कुछ चीजें इन्होंने जो बजट में रखी है, जैसे कि सीनियर सिटीजन पर कोई एडवांस टैक्स नहीं होगा, ये भी एक अच्छा प्रोत्साहन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोविजंस जो बजट में लाए हैं शेयर एप्लीकेशन मनी के ऊपर, वो मैं समझता हूँ कि वो एक वेलकम स्टेप नहीं नजर आता। बिल्कुल कपिल जी, जिस तरीके से हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर आप कुछ पैसे निकालते हैं तो दूसरी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट है या एक्साइज का इम्पैक्ट है कस्टमर के ऊपर ही लास्टली पड़ता है। इस बात को ऐसे दिखना चाहिए
कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री ने अपनी पूरी स्पीच में बात कही कि कुछ फैसले दर्दनाक जरूर हैं और कुछ टफ डिसीजंस लेने की जरूरत थी क्योंकि इकोनॉमी डिरेल हो चुकी है और पैसा भी इकट्ठा करना है और साथ ही साथ में जो कि पॉपुलिस्ट मूड है वो भी बनाए रखना है जी। और काले धन की जैसे बात चल रही थी, बड़े दिनों हमने देखा कि ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर विपक्ष भी मांग रहा था, बार बार पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही थी कि एक श्वेत पत्र आना चाहिए जी। तो वित्त मंत्री ने ये बात भी कही है कि श्वेत पत्र आएगा, व्हाइट पेपर विल बी प्रेजेंटेड ऑन ब्लैक मनी। बट ये बात आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से दिया भी जा रहा है कुछ ना कुछ, बट वो छोटी छोटी चीजें दी गई हैं। जैसे 1 लाख, मेरे मित्र ने, रस्तोगी साहब ने सही बताया कि 1,80,000 से 2 लाख कर दिया गया। मैं मानूंगा ये बहुत छोटा बेनिफिट है जी। जो नुकसान है वो ये है कि आप जो एक आदमी के हाथ में अनएक्सप्लेन इनकम, इन्होंने बोला है कि हम अनएक्सप्लेन इनकम को 30% पे टैक्स करेंगे जी। तो वो एक ऐसा स्टेप है कि जो आज तक अनप्रेसिडेंटेड रहा है। पहले क्या होता था कि आपको 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया अनएक्सप्लेन इनकम होती थी तो आप दायरे के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते थे। बट अब ऐसा है कि आपका अगर 10,000 रुपए भी अनएक्सप्लेन इनकम बनेगा कानून के अंदर तो 30% सीधा सीधा टैक्स हो जाएगा जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले अगर वो 2 लाख के नीचे अनएक्सप्लेन इनकम होती तो कुछ भी टैक्स मुझे नहीं देना पड़ता। तो ऐसा देखा जा रहा है कि मिला जुला कर कहीं ना कहीं टैक्स रिकवर करने की ज्यादा चेष्टा सरकार ने करी है, देने की कम चेष्टा है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स बहुत हैं सामने। जी बिल्कुल। अर्चना जी, आपने भी पूरे बजट को देखा, अगर हम मान भी लें कि बहुत सारे कड़े फैसले सरकार की मजबूरी थी, लेकिन उससे जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार बता रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत हमें नहीं मिल रही है। साथ में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जिस तरीके से सर्विस टैक्स बढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर और बर्डन डालने वाले हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो और बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री का भी कहना है। एक गृहिणी के नाते आपको जो उम्मीदें थी वो इस बजट से कहीं भी उसका 10% भी आपको लगता है कि वो पूरा हो पाया है? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट है क्योंकि गृहिणी होने के नाते किचन का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि गृहिणी के लिए वही अगर महंगा होता जाएगा तो एक गृहिणी कैसे घर चला पाएगी, इसके लिए बहुत मुश्किल है। हमने देखा कि सोना भी महंगा हो गया, डायमंड भी महंगा हो गया। हमारे भारत में यह है कि सभी फेस्टिवल पे, तकरीबन सभी फेस्टिवल पे सोना खरीदना एक शुभ माना जाता है जो कि आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते। अब मैरिजेज में भी सोना देने का रिवाज शुरू से ही चला आ रहा है लेकिन आज वो हमारे पर पूरा नहीं हो पाता। हम किस तरह अपना किचन चलाएं या सोना खरीदें या क्या करें? जी, तो बिल्कुल अपने किचन को संभाले कि अपने लिए सोना खरीदे, हमारी परंपरा भी है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है सोने को। लेकिन जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ते हैं, सरकार का दावा यह है कि अगर हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, थोड़े इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में सोने की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं स्थिर बने। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि ये तमाम चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को और महंगा बनाएंगी। सुनील जी, एग्रीकल्चर की बात हुई, सरकार ने अभी इस बजट में भी कुछ प्लान्स किए हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देंगे, लेकिन महज प्लान कर देने से और डायरेक्ट सब्सिडी का जो एक रास्ता सुझा है कि हम फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्टली हम किसानों को देंगे, क्या लगता है कि इसको व्यवहारिक स्तर तक लाना कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? देखिए, मैंने पहले भी बताया है और मैं अभी जैसे बजट में इन्होंने किया है कि 18% का इन्होंने बढ़ोतरी बजट में की है, कृषि बजट में जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरकार थोड़ा सा ध्यान जरूर दे रही है कि 18% का बजट उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। वो परफॉर्मेंस जो बजट की बात हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये बजट बढ़ाना बेकार है। जो बजट पहले भी जो बढ़े हैं, पहले जो बजट था लास्ट ईयर का, उसमें हमने कितना खर्चा किया और कितना वो खर्चा यूटिलाइज हुआ जी। तो कृषि में तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है, जो 18% की जो बढ़ोतरी है, वैसे वेलकम जरूर है, लेकिन इसके साथ में उसकी परफॉर्मेंस को क्वार्टरली बेसिस पर अगर जो चेक करें, एनालिसिस करें, तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है।
बिल्कुल, तो साफ तौर पे कहना है सुनील जी का कि जिस तरीके से हम लगातार पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम होना चाहिए देश में। हम इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं बजट से पहले और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में देश की अर्थव्यवस्था के कैसे हालात रहे हैं, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार रही हैं या किस किस सेक्टर के लिए हमने पिछले बजट में जो एलोकेशन किया था उसका हम कितना % फुलफिल कर पा रहे हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा नहीं हो पाती है। कई बार पिछले 10 सालों से ये सवाल उठता रहता है कि क्यों ना हम ऑप्टिमम बजटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर चले, क्यों ना हम परफॉर्मिंग बजटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर चले। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि बजट के लिए जो कुछ भी हमने आवंटन किया है